चलिए आइए विषय पे। आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जलियांवाला बाग हत्याकांड या जलियांवाला बाग नरसंहार। इसके पिछले दिनों में आपने पढ़ा रौलट एक्ट था और उसके बाद चंपारण सत्याग्रह। चंपारण आंदोलन कब होता है? चंपारण 1917। प्रथम विश्व युद्ध है। हाँ, ये मतलब हम लोग का सिलसिला जारी रखा है। आज जो मेरा टॉपिक है जलियांवाला बाग नरसंहार, इसके थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले चल रहा हूँ। कल जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था रौलट एक्ट, पढ़ा था ना। तो रौलट एक्ट में आपने देखा कि ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश हुकूमत ने भारत के क्रांतिकारियों को, भारत के यूथ को दबाने के लिए कि भारत का जो लीडर्स है, भारत का जो क्रांतिकारी है उसको दबाया जाए, वह उभरने न पाए। इस उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, काला कानून रौलट एक्ट को बनाया और उसको पारित भी किया। और उसके एवज में लास्ट में क्या होता है कि भारत के जो दो महान क्रांतिकारी होते हैं, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को अरेस्ट करती है और उसके साथ ही साथ भारत के अन्य लोगों को भी क्या करती है, अरेस्ट करती है। और उनका जो इस प्रकार का ये जो कारवां था अभी चलता ही रहता था। तो उसे के और आगे आप देखेंगे कि 13 अप्रैल सन 1919 का जो ये दिनांक होता है, यह भारतीय इतिहास में बहुत ही, इस दिन एक ऐसी नरसंहार होता है, एक दिन ऐसी त्रासदी मानी जाए ब्रिटिश सरकार द्वारा कि पूरा भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को झकझोर के रख दिया। लोग बताते हैं, जो सर्वे आए हैं, कि जलियांवाला बाग में एक कुआं था, उसमें लोग जब भगदड़ मचती है तो जान बचाने के लिए लोगों ने उसमें कूदा और इतने उसमें मरते हैं कि आज भी यदि लोग बताते हैं उस कुएं का जो पानी है वह लाल कलर का निकलता है। आप कल्पना कीजिए कि कितनी दर्दनाक वहाँ एक प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया था। और घटना को अंजाम देने वाला कौन था? जनरल डायर। आगे मैं उस पर फिर आता हूँ। तो यह घटना कब घटित होती है? 13 अप्रैल सन 1919 के दिन। मैं आपको बता दूं कि बैसाख की घटना कहाँ होती है? अमृतसर, पंजाब के अमृतसर में एक बागीचा होता है, उस बागीचे का नाम होता है जलियांवाला बाग, उसी के नाम था। और उस जलियांवाला जो बागीचा था वह एक जिल्ली नाम के व्यक्ति का वह बागीचा होता है। इसमें 13 अप्रैल सन 1919 को बैसाखी का दिन होता है। बैसाखी पंजाब में मनाया जाता है, पंजाबियों का त्योहार होता है, बहुत है। उसमें होता है कि जैसे आपने देखा अप्रैल माह में गेहूं की फसल क्या होती है, कटाई मड़ाई हो जाती है, अन्न जो है घर में रहता है। इसके उपलक्ष्य में वे बहुत है क्या होते हैं, खुश होते हैं और बैसाखी पर्व का आयोजन करते हैं। तो वो बागीचे में बहुत बड़ा इसके एवज में मेले का आयोजन होता है। और इधर क्या होता है कि भारत के दो क्रांतिकारियों को ब्रिटिश सरकार क्या करती है, रौलट एक्ट कानून के तहत उन लोगों को अरेस्ट करती है और जेल में ले आके डाल देती है। और इस आधार पे 13 अप्रैल सन 1919 ईस्वी को भारत के जो अन्य जो क्रांतिकारी है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में एक वहां साधारण जनसभा का आयोजन करते हैं। कहाँ? जलियांवाला बाग में है। वही कई किनारे इधर मेला भी लगा रहता है, लोग को मालूम भी होता है मेला है तो बहुत ज्यादा जनसंख्या में लोग मेला भी आएंगे। हम लोगों का इधर साधारण सामान्य जो जनसभा है उसका हम लोग आयोजन करेंगे ताकि ब्रिटिश सरकार को ये लगे कि नहीं, हमारे जो भारत के जो दो क्रांतिकारी उनको रिहा कर दिया जाए। बात क्लियर हुआ? अब इसके बाद क्या होता है, अब देखिए आगे की कार्रवाई। इसमें फिर मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें एक और पॉइंट आएगा, मार्शल लॉ। कोई बताएगा मार्शल लॉ क्या होता है? मार्शल लॉ, मैंने इसका वीडियो पढ़ा के यूट्यूब पे भी डाल दिया, उस पर भी आप लोग देख सकते हैं। मार्शल लॉ बेटा ऐसा एक कानून है ब्रिटिश सरकार का बनाया हुआ कि मार्शल लॉ जैसे होता है कि एक, मान लीजिए इस समय हम लोग संचालित होते हैं, प्रशासन हमको संचालित होता है, यानी कि नागरिक कानून के द्वारा। जो हमारे ऊपर है नियम कानून, वहाँ पे ऊपर है उनके ऊपर, पूरे देश प्रदेश में है क्या होता है, नियम कानून संचालित होता है। तो मार्शल लॉ जो होता है वह होता है सैनिक कानून, जो जिस स्थान पे लगाया था, और ये कोई निश्चित नहीं है कि मार्शल लॉ कि पूरे प्रदेश में लगाया या पूरे देश में लगाया या पूरे जिले में, बल्कि जहाँ कहीं किसी अप्रिय घटना को ऐसा
होता है कि सिचुएशंस बनते हैं कि यहाँ कोई घटना घट सकती है या कोई अपराध हो सकता है, या इस प्रकार का यदि माहौल बनता है तो क्या कहती है वहाँ का जो प्रशासन होता है पूरा उत्तरदायित्व तो किसको देता है, सेना को दे देता है, और सेना की पूरी कमांडिंग जो व्यवस्था होती है वो सेना के हाथ में चली जाती है। जैसे आपने कोरोना काल में देखा, आप 144 जगह जगह लगाया था धारा 144, उसमें देखा कि पूरा का पूरा क्षेत्र किससे मुस्तैद होता है, पूरे प्रशासन पुलिस और फोर्स से मुस्तैद होता है। सामान्य नागरिक 2 या 2 से अधिक व्यक्ति ऐसे हालत में एक जगह इकट्ठा आपको नहीं मिलेंगे, यदि ऐसा मिलते हैं तो प्रशासन क्या करती है, उनको अरेस्ट कर सकती है। तो लोगों का जो कार्य होता है बिल्कुल अपने घर में रहते हैं, किसी प्रकार का कोई इस तरह से बात नहीं आती। तो उस समय जो जनरल डायर होता है, जनरल डायर वह है मार्शल लॉ लगाया होता है। मार्शल लॉ का मतलब वह जो पूरा उन लोगों को लगता है कि ये सब आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन करने वाला आंदोलन चल भी रहा है जब से काला कानून बना 1919 से, तो इस बात को लेके जनरल डायर है और ब्रिटिश सरकार ने उस क्षेत्र में, अमृतसर के क्षेत्र में, वो जो बागीचे का जो अमृतसर का जो मेला लगने वाला पूरा एरिया क्या करता है, वहाँ पे मार्शल लॉ लगाया था। मतलब वहाँ की पूरी कमांडिंग व्यवस्था अपने हाथ में, मतलब सेना के हाथों में दे दी जाती है, और उसकी सूचना जो होती है सभी लोगों को मालूम नहीं होती है। जैसे आज आप देखेंगे कि आप लंदन में कोई घटना हो रही है तो मुश्किल से 1 मिनट में आपके पास वो सूचना आ जाती है वहां से। क्यों आ जा रही है? क्योंकि आज हम इतने हाईटेक हो गए हैं, डेवलप हो गए हैं, हम हाईटेक हो जा रहे हैं। हमारे ये जो मीडिया, जो संचार माध्यम है, इतनी क्या है, टेक्नोलॉजी इतने प्रबल हो रही है कि देश विदेश में कहीं कोई घटना हो रही है तुरंत आपके पास समाचार। लेकिन उस समय ये सारी चीजें क्या थी, नहीं थी। तो सूचना का कोई माध्यम नहीं था, जिसे बहुत सारे लोग क्या हुए इस चीज को नहीं जान पाए। शायद वो जानते तो वहां नहीं जाते, या इस प्रकार की जो आंदोलन मतलब कि जो जनसभा किया गया था या जो मेले का जो आयोजन किया था, शायद वह यहाँ का वहाँ आयोजन नहीं हुआ था। लेकिन न जानने के अभाव में लोग जाते हैं और पूरा भीड़ से एकदम पूरा मेला, आपने देखा होगा, अभी कल परसों मुहर्रम का मेला आप लोग किया होगा, किए थे आप लोगों ने देखा। तो इस आधार पे, और एक खासियत ये थी, अमृतसर का जो जलियांवाला बाग था उसके जो रास्ते थे वो क्या थे, बहुत ही सकरे थे, मतलब बहुत पतली रास्ते थे। और ये जो बागीचा है पूरे चारों तरफ से बाउंड्री है, बात समझ आ रही है। एक जगह यही गेट है, मेन गेट है, इसके अलावा कहीं कोई बाहर से निकलने का रास्ता नहीं है। और इसकी जो 4 दीवारी जो वाल है ये बहुत ऊंची है, यदि इस पे भी कोई चढ़ के कूदना चाहे तो राम नाम सत्य हो जाएगा, उससे बढ़िया है यही मर जाएगा। अब क्या होता है कि भारत का एक व्यक्ति होता है, भारत का उसका नाम होता है, जिसको हम लोग भारतीय गद्दार कहते हैं, चूंकि भाई वो गद्दारी किया भारत के साथ, तो उसकी सूचना क्या, हंसराज नाम होता है। क्या नाम होता है? हंसराज। इस व्यक्ति के द्वारा क्या किया जाता है कि यहाँ आयोजन की सूचना किसको दी जाती है, ब्रिटिश को दी जाती है, ब्रिटिश शासन को दी जाती है। और इतना ही नहीं, इसने क्या किया फिर, भारत के पक्ष में गवाही भी इन्होंने दिया थी। इनको भारत का गद्दार कौन थे, इनका नाम होता है हंसराज। इसमें क्या होता है, इसकी सूचना, और एक चीज और मैं आपको बताऊं, उस समय जो भारत का वायसराय होता है सन 1919 में, उनका नाम होता है चैम्सफोर्ड। क्या नाम होता है? चैम्सफोर्ड। यानी कि पूरे मतलब ब्रिटेन की जो बागडोर होती है किनके हाथों में होती है? चैम्सफोर्ड के हाथ में होती है। और पंजाब का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है वो डायर। देखिएगा इसमें 2 नाम आएगा, एक ओ डायर और एक आर डायर। ओ डायर जो होता है वह पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, और यही क्या किया था, आदेश दिया था किसके लिए, जो मेले में जो लोग आए थे उस पे अंधाधुंध फायरिंग करने के लिए। वो आदेश किसको देगा? आर डायर को देता है। आर डायर जो था उस समय का, यह सेना का मतलब कि अमृतसर का सेनापति था, अमृतसर का सेनापति था। वो डायर ने क्या करता है, वो डायर ने आर डायर को आदेश देता है। जैसे मान लीजिए जिले में कोई घटना घटने वाली है तो आपके जिले के जो उच्चाधिकारी हैं, डीएम साहब हैं, एसपी सर हैं, वो तो डायरेक्ट नहीं आएंगे, वो सब क्या करते हैं, आदेश देंगे। और आदेश देने के बाद क्या होता है कि जो आर डायर है वो क्या करता है, फायरिंग का आदेश देगा तुरंत। पूरा भीड़ से खचाखच हुआ मैदान हुआ, जो बागीचा होता भरा होता है। जनरल डायर अपनी फौज के साथ आते हैं, उनके साथ है
उस समय जो फौज थी, सेना की जो रेजिमेंट होती है, वह होती है गोरखा रेजिमेंट का नाम आपने सुना होता। गोरखा जो नेपाली लोग होते हैं, उन लोगों का एक रेजिमेंट होता है, उनके साथ आते हैं। अब बिल्कुल तोपखानों से लैस हुआ है फौज आती है। और चूंकि मैं आपको बताया कि गली, ये जो गली है बहुत सक्रिय तो हुआ है, उनका जो टैंक होता है यही तक आता है, थोड़ी दूरी तक रहता है। यहाँ से बागीचा थोड़ा ज्यादा दूर होता है और कुछ नहीं करता है अपने फौज के साथ। जब वो आता है, कौन आता है? वो डायर, जनरल डायर, वो आता है अपनी, और क्या करता है, तुरंत क्या करता है, पहले जो मेन गेट है उसे क्या करता है, बंद करा देता है। बंद काहे कराता है? कि कोई बाहर भाग न पाए। और बंद कराने के बाद तुरंत क्या करता है, अपने सैनिकों से आदेश देता है कि बिना रुके अंधाधुंध तुम लोग फायरिंग करो। सेना क्या करती है, जो गोरखा रेजिमेंट होती है, फायरिंग करती है। और इतनी भयंकर भीषण नरसंहार होता है। लोग जो सर्वे आते हैं वो बताते हैं कि हजारों हजारों की संख्या में क्या होता है, लोग मारे जाते हैं। जान बचाने के लिए लोग वहाँ, कुआं होता है उसमें कूद जाते हैं, भगदड़ मचती है और हजारों हजारों लोग मारे और हजारों हजारों की संख्या में लोग घायल होते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? ये घटना कब की है? 13 अप्रैल सन 1919। अब इसके बाद क्या होता है, गांधी जी को लगा, गांधी जी का चूंकि आंदोलन क्या था, हमेशा सत्याग्रह का रहा। गांधी जी ने इसकी सूचना गांधी जी को मिलती है। गांधी जी कहते हैं, तुरंत उन्होंने क्या करते हैं, अपना ये जो मूवमेंट होता है, अपना ये जो आंदोलन होता है, उसको क्या करते हैं, वापस ले लेते हैं। और इसके बाद चारों तरफ से फिर भारत की जो यूथ है, भारत के जो युवा है, भारत के जो सामान्य नागरिक है, सब क्या होते हैं, आंदोलित हो जाते हैं, उग्र हो जाते हैं कि हमारे लोगों को, इतने लोगों को क्या किया, इस प्रकार से बेरहमी से इन लोगों ने मारा, नरसंहार हुआ। इससे क्रांति चारों तरफ से बढ़ने रहती है। लेकिन गांधी जी आते हैं, और चूंकि गांधी जी क्या उस समय के राष्ट्रपिता थे, सभी लोग उन पे एकदम आंख मूंद करके विश्वास करते थे कि गांधी जी ने कहा है तो आंदोलन बंद, गांधी जी ने कहा है तो आंदोलन शुरू। और फिर क्या होता है, वो आंदोलन वहीं स्थगित होती है। बाद में क्या होता है, ब्रिटिश सरकार को, जब ब्रिटिश सरकार तो चूंकि जानती थी, भारतीय लोगों ने दबाव बनाया, तो एक जांच कमेटी का गठन करती है। उस जांच कमेटी का नाम होता है हंटर जांच आयोग, यानी कि 1919 में हंटर जांच आयोग। उसमें जो होता है 8 सदस्यों की ये जांच टीम होती है। उसमें 3 जो सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं, भारतीय होते हैं, और 5 जो सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं, ब्रिटिश होती है। हंटर आयोग अपना काम प्रारंभ करती है, जांच करती है और पाती है कि क्या होता है कि वो डायर, जनरल डायर ने जो किया वह बढ़िया किया। और फिर क्या करता है, उस जनरल डायर को ब्रिटेन में, लंदन में बुला के उसको तलवार भेंट दिया जाता है। उसको मतलब कि तलवार देके उसको कहा जाता है कि आपने जो किया है वो क्या है, बेहतर से बेहतर कार्य किया है। और इस आधार पे, और इतना ही नहीं, इसके बाद इस हत्याकांड का भारत में चारों तरफ से विरोध होने लगता है। तमाम भारत के जो बड़े बड़े, पहले आपने सुना होगा कि ब्रिटिश सरकार भारतीय लोगों को उपाधि दिया करते थे, उपाधि से नवाजती थी। तो इस घटना के विरोध में महात्मा गांधी जी ने अपना, महात्मा गांधी जी को कैसर हिंद की उपाधि, आपके परीक्षा में पूछता है कि कैसर हिंद किनको कहा जाता है, किसे इस उपाधि से विभूषित किया गया था। तो कैसर हिंद किसको मिला था, महात्मा गांधी जी को। इन्होंने भी क्या करता, इस घटना के विरोध में अपनी ब्रिटिश सरकार द्वारा जो कैसर हिंद की जो उपाधि दी गई होती है, इसको वापस कर देते हैं। इसके अलावा शंकरन नायर जो वायसराय परिषद में एक सदस्य होते हैं, वायसराय परिषद जो होती है उसमें एक मेंबर होते हैं, ये भी वहां से अपना त्याग पत्र देते हैं। जमनालाल बजाज का नाम आपने सुना होगा, इन्हें राय बहादुर की उपाधि से ब्रिटिश सरकार इनको विभूषित की थी। इन्होंने अपनी राय बहादुर की उपाधि को भी क्या करती है, ब्रिटिश सरकार को लौटा देती है। रविन्द्रनाथ टैगोर को सर और नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार ने दिया था। इस घटना के बाद, तत्काल बाद, रविन्द्रनाथ टैगोर जी भी ने क्या करते हैं, अपनी उपाधि को दे देते हैं। और इस आधार पे क्या होता है कि यह आंदोलन गांधी जी द्वारा तुरंत स्थगित किया जाता है। और ये तो रहा आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड या जलियांवाला बाग नरसंहार। घुमा के बना लो वीडियो, ठीक है, समझ में आया? और किसी कोई दिक्कत, कहीं किसी को कुछ पूछना है? समझ में आया?
इसका बेटा आप लोग नोट्स बनाना, और देखो नोट्स बनाने से कई लाभ, मैं बार बार कहता हूँ आप लोगों से कि आप लोग नोट्स बनाइए। नोट्स बनाओगे तो आप लोग अपना नोट बनाओगे, अपने राइटिंग से अपने विचार लिखोगे। बात समझ में आ रही है?